नमस्कार, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत। आज हम जो विषय ले रहे हैं वो सारा देश बहुत चिंतित है जिस विषय को लेकर। हमारे लोकतंत्र को खतरे में लाने वाला विषय जो है वो है आज का विषय ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन शुरुआत हुई थी हिंदुस्तान में तो तब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ही उसके बारे में सवाल खड़े करना शुरू कर दिया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किताब भी लिखी जा चुकी है। सुब्रमण्यम स्वामी तब भारतीय जनता पार्टी के मुखर वक्ता थे, तो उन्होंने भी कहा था कि ये ईवीएम बहुत गड़बड़ है और इसमें गड़बड़ हो सकती है, दुनिया में कोई यूज नहीं करता। यहाँ तक की वीडियो है जो मैंने ट्विटर पे डाला हुआ है। प्रधानमंत्री जो आज है वो तब मुख्यमंत्री गुजरात हुआ करते थे। उन्होंने कहा था कि बड़े बड़े देश जो है, जो आधुनिक देश है, वो देश ईवीएम यूज नहीं करते, बैलेट पेपर यूज करते हैं। तो क्या उन्हें अकल नहीं है कि ईवीएम आ चुका है, फटाफट इलेक्शन हो सकता है, काउंटिंग हो सकता है। ये भाषण है, पूरा मोदी जी का पूरा भाषण है और वो आप सुन सकते हैं। आपको गूगल पे भी मिल जाएगा या ट्विटर पे भी मिल जाएगा। लेकिन अचानक वो टाइम ऐसा था, टाइम की टेक्नोलॉजी आज से ज्यादा आगे नहीं गई थी। आज जितनी आगे जा चुकी है उतनी नहीं गई थी, थोड़ी पिछड़ी थी। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जैसी चीजें आ चुकी हैं। उसके बाद ईवीएम के बारे में जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सरकार किसी की भी आए, सरकार कोई भी चुन के आए या कोई भी पार्टी चुन के आए या कोई भी पार्टी चुन के नहीं आए, इसलिए ये ईवीएम वाला मुद्दा नहीं। मुद्दा मेरा वोट मैं जिसे डाल रहा हूं उससे मिल रहा है या नहीं, रिफ्लेक्ट मेरी जनता की मानसिकता जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के दौर में सबसे पहले मैं एक व्यक्ति का बहुत आभारी हूं इस मामले में, जिन्होंने अपनी आईएएस की, यानी यूपीएससी करके जो आईएएस बने थे, तो आईएएस की नौकरी छोड़कर उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया, और कन्नन गोपीनाथ, उन्होंने इसकी एक एक परत खोल डाली और कहा कि ईवीएम कैन बी हैक्ड और मशीन कैन बी मैनिपुलेटेड। और ये साधारण सी चीज है, ये स्वाभाविक है। इसीलिए जापान सबसे ज्यादा ईवीएम मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन जापान में इलेक्शन जो है वो बैलेट पेपर पे होते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में एक साधारण सी केस गई, लेकिन वो बात अभी कांग्रेस ने उठाई है और खत लिखा है, लेकिन वो भी बहुत पुरानी हो गई। वो बात से भी अभी कोई मतलब नहीं रहा कि वीवीपैट को आप गिनो और वीवीपैट की गिनती करो और फिर जो वोट जिस उम्मीदवार को मिले हैं और उसको, और जो वीवीपैट जो उसके साथ पर्ची आती है, उस पर्ची को उसके साथ मिलाकर दिखाओ, उसका नंबर सेम है या नहीं है दिखाइए। लेकिन उस बात के लिए भी कोर्ट ने इनकार कर दिया, ये कहकर कि कोर्ट ने इस बात पे मान लिया, यानी सरकारी पक्ष का दावा था कि, इलेक्शन कमीशन का दावा था कि इसके लिए 5-6 दिन लगेंगे और इतना खर्चा होगा वगैरह वगैरह। हालांकि ये कोई बचाव नहीं था, क्योंकि यूएस में, अमेरिका जैसे एक महान लोकतंत्र में महीनों तक गिनती होती है और पैसा खर्च होता है। और ये 5-6 दिन की क्या बात है, क्योंकि हम 5 साल किसी गलत सरकार को, जो असंवैधानिक सरकार को, या जो चुन के ही नहीं आई है, मशीन के द्वारा चुन के आई है, ऐसी सरकार को सहना पड़ता है। तो उससे 5-6 दिन कोई बड़ी बात नहीं, 5-6 क्या 15-20 दिन लगे तो भी उसको गिनना चाहिए और उसका जितना खर्चा होता है वो करना चाहिए। क्योंकि प्रचार में, सरकारी माध्यम से प्रचार जब सत्ता पक्ष करता है तो उससे ज्यादा पैसे खर्च करता है। तो ये सारी बातें थी, लेकिन अब तो ये आज नया खुलासा हुआ है कि आप वीवीपैट के माध्यम से भी ईवीएम में गड़बड़ी कर सकते हैं। और आप वीवीपैट, अगर केला और एप्पल ऐसे दो उम्मीदवार है, तो आप पूरा वीवीपैट को भी पूरी तरह से चकमा दे सकते हैं। इससे पहले हैल्डरमान नाम के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक है यूएस में, उन्होंने 2 मिनट में ईवीएम हैक करके दिखाई थी। और 3 मतदाता थे, और जॉर्ज वॉशिंगटन नाम का एक उम्मीदवार था और दूसरे नाम का उम्मीदवार था। तो तीनों ने जॉर्ज वॉशिंगटन नाम के उम्मीदवार को वोट दिए। लेकिन जब वीवीपैट और सबकी गिनती हुई पूरी, तो 2 वर्सेस 1 वोट से जॉर्ज वॉशिंगटन हार गए थे। तो ये उन्होंने दावा किया कि 2 मिनट लगते हैं वीवीपैट को हैक करने में या मैनिपुलेट करने में।
ये तो पुरानी बात है। अब तो एआई आ चुका है, और एआई आने के बाद दूसरी एक चीज है कि हम पेगासस की जो दुनिया है उसमें जी रहे हैं। यानी कि पेगासस इतना आधुनिक सर्विलेंस की एक टेक्नोलॉजी है जो आज आज ही वो भी बात वॉशिंगटन पोस्ट में आ चुकी है कि सत्ता पक्ष जो है, पेगासस जो बड़े जर्नलिस्ट हैं, जो लोग मायने रखते हैं, कि जो लोग डिसीजन ले सकते हैं, जो लोग जो सत्ता के बारे में विचार कर सकते हैं, सत्ता की रणनीतियों के बारे में विचार कर सकते हैं, जो अडानी के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं, उन लोगों के ऊपर जब पेगासस लगाया जाए तो पूरा का पूरा उनका जो डेटा है वही नहीं, रोज जो बदलता है, जो चीजें होती है, कॉल होते हैं, कॉल आते हैं, इससे भी कई गुना ज्यादा। यानी ये पेगासस तो कुछ भी नहीं, ऐसे मशीन आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि मशीन हो या बैलेट पेपर हो, कोई कहेगा कि बैलेट पेपर में भी तो बूथ कैप्चरिंग होता था, गुंडागर्दी होती थी। हाँ, होती थी, लेकिन उसको प्रिसीजन से नहीं किया जा सकता था। इसलिए अगर जनता में लहर हो तो उसे बदला नहीं जा सकता था। इसकी वजह मैं बताता हूं। क्योंकि सारे वोट्स जो हैं, जो बैलेट्स जो हैं, तो बैलेट पेपर्स जो हैं वो इकट्ठा होते थे। तो बूथ वाइज आपको पता नहीं चलता था कि क्या बूथ वाइज हुआ कैसे है वोटिंग, और कहां से हुई है, कितनी हुई है। आप बूथ कैप्चर करके भी अंतर इतना हुआ करता था, क्योंकि लहर है, समझ लीजिए जनता पार्टी इसलिए जीत सकी इंदिरा जी के खिलाफ। वरना ये नामुमकिन था कि अगर ईवीएम जैसा हथियार अगर किसी तानाशाह के हाथ में लगा तो वो सत्ता छोड़ने की स्थिति में आ जाए, जो आज हो रहा है। तो बात यह है कि इसमें और चीजें भी हैं, और चीजें मैं हमेशा बोलता हूं कि ये न्यू इंडिया वाली चीज जो है वो चार चीजें, डेमोक्रेसी नहीं है ये नई डेमोक्रेसी चार खंभों पे खड़ी है। एक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो सिर्फ विरोधी विपक्ष पे हमला करता है, और विपक्ष को नोटिस जाते हैं, विपक्ष को जो भी है निर्णय वो विपक्ष के खिलाफ लिए जाते हैं। या विपक्ष ने अगर अपॉइंटमेंट मांगी तो वो भी मिलती नहीं है। यानी सीईसी पूरी तरह से सत्ता दल के साथ है। यानी अगर आपको ईवीएम भी एकदम अच्छी तरह से और सही तरीके से ऑपरेट होने चाहिए, तो कम से कम पूरी तरह से इंस्टीट्यूशंस जो है, संस्थाएं जो हैं, वो निष्पक्ष होनी चाहिए। तो क्या इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है? नहीं है। इलेक्शन कमीशन 100%, 100% सत्ता दल के साथ है। एक दो दो सुप्रीम कोर्ट यहां तक फैसले पर आ जाता है कि ये गलत है, ये सही नहीं है। जैसे कि उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना में फूट पड़ी, तब करीब करीब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि उद्धव ठाकरे की बात सारी सही थी, और जो उनमें फाड़ हुआ, दो लोग चले गए, वो गलत था। लेकिन चूंकि उद्धव ठाकरे ने रेसिग्नेशन दे दिया, एक कारण बताया कि रेसिग्नेशन दे दिया, हम उनको फिर से बहाल नहीं कर सकते। अब वो सत्ता में रहते हैं और रेसिग्नेशन नहीं देते तो और कोई बहाना बनाया जा सकता था। लेकिन लॉजिकली, बाय माइंड और बाय इंटरप्रिटेशन, आजकल कोई कोर्ट, निचली वाली कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक, विपक्ष के साथ या जनता के साथ खड़ी नहीं दिखाई देती है। तो दूसरे इंस्टीट्यूशन जो है वो भी आपकी कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो आप ये नहीं भरोसा कर सकते कि एक मशीन जो, यानी, और लोग गलत क्या करते हैं, बहुत सारे पार्टीज के, यानी विपक्षी दलों के बेचारे कार्यकर्ता जो है, वो करते यूं है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वोटिंग मशीन जो है जहां रखी हुई है वहां पहरा देते हैं। ये बड़ा हास्यास्पद है। अगर आप चंद्रयान के ऊपर जो कैमरे लगे हुए हैं वो यहां से ऑपरेट कर सकते हैं, तो आपका पहरा कुछ काम का नहीं है। वहां दूसरे देश में, मिडिल ईस्ट में बैठ के भी कोई ऑपरेट करके यहाँ का ईवीएम को सेट कर सकता है, या पहले ही चिप से उसको सेट किया जा सकता है। और जो मांग कांग्रेस ने अभी की, जो कन्नन गोपीनाथ जी ने 2019 से पहले की, वो अब आउटडेटेड हो चुकी है। क्योंकि वो वीवीपैट को गिनना, वो भी, उसमें भी ये मसला है कि वीवीपैट और आप वोट देते हो, वो दिखते वक्त आपको वही दिखे, लेकिन निकलते वक्त बाद में 5 मिनट बाद आप जब डालेंगे तो कुछ और ही हो जाए। तो मतलब नहीं है कि ईवीएम को किसी भी तरह से आप इस प्रक्रिया में रखें। और एक चीज है, पेगासस जिस देश से हम लाते हैं उस देश से और भी मशीनरीज आती है।
और वो उनकी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वो पहले जिम्बाब्वे जैसे देश जो है उसकी पूरी इलेक्शन की प्रक्रिया, ऐसा कहा जाता है कि पूरी इलेक्शन की प्रक्रिया को उन्होंने बदल दिया था। तो वो एक तरफ ऐसे देश जो मित्र हैं सत्ता दल के, दूसरी तरफ यानी वो देश देश भारत देश का भी मित्र है, लेकिन जब सत्ता दल के प्रमुख जो है वो और उनके सत्ता दल के प्रमुख दोनों मित्र हैं, तो वो अलग ही बात होती है। दोनों अपनी सत्ता कायम रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि बिना लोकप्रियता के लोकप्रियता दिखाना और अपने आप को सत्ता में कायम रखना, ये कसरत दोनों के लिए सेम है। तो ऐसे वक्त एक दूसरे की मदद तो बनती ही है, तो वो भी मदद हो रही है। तो इतने एडवांस टेक्नोलॉजी उसके लिए भी वहां से आ रही है। तो ये चार जो खंबे हैं, जो दोस्त का खंबा, दूसरा सुप्रीम कोर्ट है, तीसरा इलेक्शन कमीशन है और चौथा खुद ईवीएम मशीन है, चारों विपक्ष के साथ नहीं है। मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि विपक्ष को इलेक्शन पे बहिष्कार करना चाहिए जब तक ये चारों चीजों में से तीन कम से कम चीजें ठीक ना हो जाए। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि ईवीएम मशीन की वजह से विपक्ष का हारना तय है। मुझे लगता है कि मेरे आकलन से, मैंने ग्राउंड रियलिटीज को देखा है कई बार, मेरे आकलन से मैंने जो इलेक्शन के रिजल्ट्स, परिणाम जब ग्राउंड पे पहले हम देखते थे और जो परिणाम आते थे उसमें ज्यादा फर्क नहीं रहता था। ऐसे परिणाम मैंने कहां देखे? मैंने बिहार में आरजेडी को हारने की कल्पना तक नहीं की थी। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं, इतिहास में जब 10, 20, 25, 50 साल बाद ये सत्य जब बाहर आ जाएगा तो आपको पता चलेगा कि आरजेडी तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में जीत चुकी। दूसरा एक मुझे लगता है, इतने बड़े कोविड की यानी लहर आई और कोविड में लोग मरे, उसके बाद उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हुआ और उसमें जिस तरह का बहुमत बीजेपी को मिला वो भी कोई अपेक्षा नहीं करता था। तीसरा इलेक्शन तो बड़े हास्यास्पद रूप से आप उसको लॉजिक लगा सकते हैं, दो इट इज एम्पिरिकल साइंस, बट स्टिल आपको ये लॉजिक लगाना अनिवार्य हो जाता है। जो पार्टी इतने सालों से सत्ता में है गुजरात में, भारतीय जनता पार्टी, जो पार्टी पिछली बार हारते बची थी, यानी वो 77 जगह यानी सीट्स कांग्रेस को मिली थी। अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की अगर अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करता तो कांग्रेस की सत्ता आ रही थी पिछली बार, और एंटी इनकम्बेंसी इतनी जबरदस्त है, उसके बावजूद 150 से ऊपर सीट्स मिलना यह हास्यास्पद है। नामुमकिन की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। ये एक, और सबसे लास्ट वाला, यानी अभी मैं देख रहा हूं कि जो 3 राज्यों में चुनाव हुए उसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों के जो आंकड़े हैं, जो इलेक्शन के बाद जो संख्या हमें दिखाई दी, वो नंबर का फर्क जो है वो नामुमकिन है। वो फर्क ग्राउंड रियलिटी से एकदम अलग है। और लोग फिर बोलते हैं कि फिर अपनी जिन्होंने ग्राउंड रियलिटी को देख के भाष्य किया था कि छत्तीसगढ़ का ऐसा हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश का ऐसा हो जाएगा, राजस्थान का कट टू कट हो जाएगा, ये सारी बातें कही थी जर्नलिस्ट ने, इंटेलेक्चुअल्स ने, सेफोलॉजिस्ट ने, और वो बाद में खुद अपने आप को गिल्ट लेकर कहना शुरू कर दे कि नहीं वो फिर वो ये क्या लाडली बहना की वजह से यहां हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसी योजनाओं एक दिन बताकर आप पूरी वोट साथ में नहीं ले सकते। ये एक पूरी तरह से धोखा, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आपको मैं क्रोनोलॉजिकली बताता हूं। पहले एक ये जो गोदी मीडिया जो हम कहते हैं, वो पहले एक सर्वे बनाते हैं। वो सर्वे मेड टू ऑर्डर होता है, यानी जैसे कि सत्ता दल को चाहिए वैसे वो बन जाता है। क्योंकि गोदी मीडिया की कोई भी, आपको मालूम है कि न्यूज है, वो आपको विपक्ष या सत्ता के खिलाफ आपको दिखाई नहीं देगी। तो वो सर्वे का रिजल्ट जो है वो अप्रूवल के बिना तो दिखता नहीं है। तो वी आर ऑलमोस्ट ईरान वगैरह लाइक दुनिया में जी रहे हैं कि जहां पर प्राइवेट चैनल्स भी सरकारी ही है, यानी दिखाते सरकारी हैं। तो वो पहले क्या एक तैयार करते हैं, माहौल तैयार करते हैं कि सत्ता पक्ष करीब भी है और नहीं भी है, यानी जीत भी हो सकती है, हार भी हो सकती है। फिर वो पगडंडी होती है, उसको एक बड़ा रास्ता बनाने का काम
इलेक्शन कमीशन करता है। क्या करता है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन विपक्ष की किसी भी बड़े नेता का कोई भी भाषण, उसको नोटिस देना शुरू करता है। सत्ता पक्ष में कुछ भी, कोई भी कुछ भी बोले, उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं देती। जैसे कि ये देखिए, तेलंगाना में वो राजा सिंह जो बात कर रहे थे वो कम्युनल थी, वो एक्चुअली उनको 6 साल के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए बंद करना चाहिए। इलेक्शन उनको लड़ना नहीं चाहिए, उनको बैन कर देना चाहिए। एक जमाना था जब बाला साहब ठाकरे जैसे महाराष्ट्र के नेता को 6 साल के लिए इलेक्शन तो वो लड़ते ही नहीं थे, लेकिन उनको वोटिंग करने के लिए भी बार किया था, क्योंकि उन्होंने कम्युनल लाइन बोली थी। और वो कम्युनल लाइन जो बोली थी, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग आज भी है, उसके हजारों लाखों गुना ज्यादा भयानक और जेनोसाइड जैसी बात करने वाले राजा सिंह को चुनाव जीतते भी हैं। वो अब चुनाव एमएलए बन के भी आते हैं, बीजेपी निकाल देती है तो फिर उनको वापस भी पहले लेती है, फिर टिकट भी देती है, और चुनाव आयोग इस पे खामोश रहता है। तो पहले पगडंडी बनी गोदी मीडिया के साथ, फिर चुनाव आयोग ने उसका रास्ता बना दिया। अब ईवीएम का काम सिर्फ यह है कि उसका पूरा हाईवे बनाकर सत्ता दल को सौंप दो, जो अक्सर देश में हो रहा है। और फिर हम लॉजिक ढूंढते हैं कि क्यों इतना हमें लगा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आएगी या विपक्ष आएगा या फिर आरजेडी बिहार में जीतेगा, लेकिन वो जीता नहीं, बीजेपी जीती। फिर उसका लॉजिक ये कुछ और, यानी गिल्ट में जाकर बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट और जर्नलिस्ट अपना लॉजिक ढूंढने लगते हैं। उनको इस बात की शर्म क्यों नहीं आती कि वो एक्सेप्ट कर लें कि ईवीएम है और वो हैक किया जा सकता है, मशीन है वो जो मैनिपुलेट किया जा सकता है। दुनिया भर में ये प्रमाणित है कि ये हैक किया जा सकता है, और दुनिया के सारे देश, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था जब मुख्यमंत्री थे तब, कि दुनिया के इतने बड़े देश है, इतने प्रगत देश है, इतने एडवांस देश है, इतने डेवलप देश है, वो सारे देश अगर बैलेट पेपर का यूज करते हैं तो इसका मतलब हमें अपनी इतनी बड़ी इतना बड़ा जो लोकतंत्र है उसे बचाने के लिए बैलेट पेपर पे आना चाहिए। देखिए, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होता, सरकार पक्ष निष्पक्ष होता, कंपैरेटिवली निष्पक्ष, मैं ये नहीं कहूंगा कि एब्सोल्यूट निष्पक्ष कोई होता है, कंपैरेटिवली निष्पक्ष होता, तो देखिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को हराकर लोकसभा में जीत कर आ गई, क्योंकि चुनाव आयोग का रोल जितना दायरे से बाहर, संवैधानिक दायरे से बाहर गया नहीं। किसी को कम्युनल हेटर्ड की बात करने नहीं दी गई, या नोटिस उनको डिमोरलाइज करने के लिए सिर्फ विपक्ष को दी गई, ऐसा हुआ नहीं। तो ये सारी बातें हो नहीं रही है अब आज देश में ना। आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाए तो आप 77% अंडर ट्रायल कैदी है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। उमर खलीद, संजीव भट्ट, ऐसे लोग अंदर हैं। तो उमर खलीद की तो दोष क्या है, यही लोग सोच रहे हैं आज तक। इतना ही नहीं कि उद्धव ठाकरे जैसे एक बड़े पार्टी लीडर एक तरफ चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं, फिर चुनाव आयोग उनकी चिन्ह को ले जाता है, दूसरे उनके फाड़ जो निकला हुआ है उसको उनको दे देता है। उसका कोई बेस नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो इसके खिलाफ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लेकिन ये हमारा निर्णय जो है वो निर्णय हम नहीं लेंगे, सभापति लेंगे। तो सभापति को 3-3 बार अंतिम तारीख दी जाती है, यानी अंतिम का अंतिम का अंतिम। ऐसा कुछ होता तो नहीं है, क्योंकि कोई कहता है कि मैं आमरण अनशन करूंगा, तो मरते दम तक आपको अनशन करना है, तो आमरण अनशन को छोड़ देते हैं आप, वैसे अंतिम को भी छोड़ देते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारी पार्श्वभूमि है, और इसके ऊपर आप इलेक्शन अब देख रहे हैं। आज आया है जो ईवीएम का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इजीली मैनिपुलेटेड, इजीली इट कैन बी मैनिपुलेटेड, और उसे हैक करना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है। आप कहीं से भी कुछ भी दबाकर कुछ भी कर सकते हो, ऐसी दुनिया में रहते हो। आपको पेगासस डाल दिया तो आपके, देखिए भीमा कोरेगांव के केस में पूरी विश्व की बड़ी, यानी दुनिया के यूनाइटेड स्टेट्स में जो लैबोरेटरीज है, फॉरेंसिक लैबोरेटरीज, कंप्यूटर के लिए बिठाई, तो उन्होंने कंप्यूटर की पूरी छानबीन करके उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, और उन्होंने पूरा रिपोर्ट दिया कि ये मालवेयर डालकर इनकी कंप्यूटर में झूठे मेल बनाए गए हैं। इन्होंने ऐसे मेल लिखे ही नहीं है। फिर भी वो अभी तक, उनमें से कई लोग अंडर ट्रायल कैदी है, कुछ लोगों को जमानत मिली 5-5 साल बाद, और स्टेन स्वामी जैसे व्यक्ति पार्किंसंस होने के बाद स्ट्रॉ नहीं मिल पाया उनको एक ह्यूमैनिटेरियन बेस पे, और वो गुजर गए।
तो ये अगर मालवेयर डाला जा सकता है तो आपके कंप्यूटर में भी डाला जा सकता है, मेरे कंप्यूटर में भी डाला जा सकता है और ईवीएम में भी डाला जा सकता है। ईवीएम हैक करने का कोई एक स्पेसिफिक तरीका नहीं है, उसके कई तरीके हैं। और वीवीपैट भी कोई विश्वास का अंतिम वो नहीं है, क्योंकि वीवीपैट और ईवीएम एक दूसरे से जुड़े हुए मशीन है। आखिर आपको मशीन को बाजू करना चाहिए, आपको प्योर बैलेट बॉक्स पे रखना चाहिए। बैलेट बॉक्स में जो भी धांधली होगी, जो भी कहीं बूथ रिग होंगे, लेकिन वो आप प्रिसीजन के साथ नहीं कर सकते। मैं एक उदाहरण देता हूं प्रिसीजन का कि मध्य प्रदेश के चुनाव हो या अभी चुनाव हुए जो, इसमें मायावती और अदर्स अन्य मायावती की यानी बहुजन समाज पार्टी और अन्य जो वोट्स हैं, कांग्रेस के वोट कम नहीं हुए, वो उतने बीजेपी को गए। ये प्रिसीजन जो है वो ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता, वो मशीन ही कर सकती है, वो मैकेनिकली किया जा सकता है। हालांकि 3 राज्यों में पूरा मिलकर 10 लाख लोग कांग्रेस 10 लाख वोट कांग्रेस को ज्यादा मिले हैं, लेकिन कांग्रेस की हार हुई है। और आप ये भी बताएं, ये भी कई लोग बोल सकते हैं कि तो फिर तेलंगाना में जीते वो भी तो ईवीएम हैक है। तो आप ये कोई मूर्ख नहीं है सत्ता दल, और या भी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो या संस्था इस तरह से काम करने वाला, ये मूर्ख नहीं है कि सारी की सारी 100% अपने आप को ले ले। वो 100% नहीं, उनको क्या चाहिए, जो मेन राज्य जैसे कि अब छत्तीसगढ़ में जिस दिन चुनाव बीजेपी जीती, दूसरे दिन से हसदेव में जंगल काटना और कोयले की खदान अडानी की शुरुआत हुई। तो इसलिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था। अब महाराष्ट्र में चुनाव मुमकिन नहीं था, तो एक पार्टी को ही तोड़ा गया और फिर धारावी और अन्य जो प्रोजेक्ट्स है वो अडानी जी को दिए गए। तो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट स्टेट्स जो है उस वक्त उन्हें अलग किया जाता है। और दूसरी एक सबसे बड़ी चीज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने पास रहे, इसलिए किसी भी हालत में ये कोशिश की जाएगी, ऐसा मानकर हम चलते हैं। अगर एक व्यक्ति जो बहुजन समाज पार्टी के थे, उन्होंने ये कहा कि यार मेरी खुद की वोट मुझे नहीं मिला, मेरा वोट ही नहीं मुझे मिला, तो एक वोट जो मैंने डाला है वो मुझे नहीं मिलता है, तो इसका मतलब मेरा ही वोट कहीं पे गया। तो इस पे एक व्यक्ति भी इंपॉर्टेंट है, 140 करोड़ व्यक्ति जितनी, चुनाव आयोग को या भारतीय संविधान के हिसाब से देश को, तो उनकी कहने से पूरी प्रक्रिया को बदलना चाहिए। लेकिन ये नहीं होता। अपने यहाँ कितने लोग कहते हैं कि मेरा वोट गया ही नहीं, मैंने जिसको डाला। तो बात यह है कि जर्मनी में बैलेट बॉक्स पर आने की वजह यही थी कि ईवीएम के लिए एक व्यक्ति ने पिटीशन दायर की कि मेरा वोट कहां गया ये मुझे पता नहीं चल रहा है, और मुझे नहीं लगता है मैंने जिसको वोट दिया, जिस पार्टी को, उस पार्टी को वोट गया। ये जो शंका है, ये जो उन्होंने उंगली दिखाई ईवीएम की तरफ, तो इमीडिएटली जर्मन न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि ईवीएम को बैन किया जाए और बैलेट बॉक्स पे फिर से पूरे इलेक्शन लिए जाए। तो भारत भी एक प्रजातंत्र है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी या सत्ता दल फिर से चुन के आता है, कोई बात नहीं, हम तानाशाही में रहते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन इलेक्शन अगर बैलेट बॉक्स पे लेकर आप तानाशाह को चुन के दे देते हैं तो लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको मालूम ही नहीं कि आप जो वोट दे रहे हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं, कई बार अब ये हो रहा है कि हसदेव में अब जंगल तोड़े जा रहे हैं, तो कांग्रेस या विपक्ष के लोग लिखने लगे कि देखो यू डिजर्व दैट दिस गवर्नमेंट, सो आपको ये फल मिला। अरे बेचारे वोटर्स का क्या दोष है, उन्होंने दिया भी नहीं होगा वोट, उन्होंने वोट दिया भी नहीं होगा और फिर उनके जंगल कट रहे हैं। जो आदिवासी है उन्होंने वोट किसी और को दिया होगा और मिला किसी और को होगा, तो वो दोनों तरफ से मारे गए हैं।